सो लास्ट वीडियो में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की, और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इक्विलिब्रियम ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल की। सो हाई ऑल, दिस धनवान बवार एंड टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इक्विलिब्रियम ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो जानेंगे इस वीडियो में कितने तरीके के इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर सकते हैं और कैसे हम डिफरेंट इक्विलिब्रियम्स ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड को एनालाइज कर सकते हैं। सो वॉच द वीडियो टिल एंड यू विल नो इट ऑल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन बिफोर आई गेट स्टार्टेड, अगर आप मेरे वीडियोज़ रेगुलरली वॉच कर रहे हैं लेकिन अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कर देना अगर वीडियो पसंद आए, और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना सो दैट ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो समझने का ट्राई करते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्विलिब्रियम के टाइप्स कितने हो सकते हैं। अब जैसा कि हम लोग ऑलरेडी काफ़ी बार इस बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, 11th में भी हमने इस बारे में बात की है कि क्या होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्या होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, क्या होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। और उसी तरीके से जब हम इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड की स्टार्टिंग की बात कर रहे थे, वहाँ पे भी हमने इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज की बात की थी, जहाँ पे मैंने स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात की थी। अब यहाँ पर जब मैं इक्विलिब्रियम ऑफ डाइपोल की बात कर रहा हूँ तो डाइपोल का इक्विलिब्रियम भी दो तरीके का होता है। इट कुड आइदर बी स्टेबल इक्विलिब्रियम और इट कुड बी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। लेकिन बिफोर आई गो डीपर इनटू द टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, सबसे पहले समझते हैं कि इक्विलिब्रियम आएगा कब, है ना। तो लास्ट वीडियो में जैसा कि आपने देखा होगा, अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो आई वुड हाईली रिकमेंड कि पहले ज़रूर देख लेना लास्ट वीडियो, बिकॉज वहाँ से थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पे यूज़ होने वाला है। अब लास्ट वीडियो में जब हमने बात की थी टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल की इनसाइड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, वहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब कभी आप एक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हो तो उसके ऊपर क्या होंगे, टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस एक्ट करेंगे, जिसकी वजह से उस पर एक्ट होने वाला नेट फोर्स तो ज़ीरो होगा, लेकिन नेट टॉर्क ज़ीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना। अगर आपका डाइपोल थोड़ा भी मिसअलाइंड है विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इन विच इट इज़ केप्ट, तो डेफिनेटली इसके ऊपर एक टॉर्क एक्ट करेगा। लेकिन एट द सेम टाइम मैंने ये चीज़ भी आपको बताई थी कि अगर आप इस डाइपोल को एग्जैक्टली अलाइंड रख दो विद द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसके ऊपर कोई भी टॉर्क एक्ट नहीं करेगा, एंड देयरफॉर इट वुड बिकम द सिचुएशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में उसी डायरेक्शन में उसी के साथ अलाइन करके मैं एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को रख दूं तो इक्विलिब्रियम में तो रहेगा, लेकिन अब वो कौन सा वाला इक्विलिब्रियम होगा ये समझना इंपॉर्टेंट है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान से देखना, जैसा कि मैंने अभी भी आपको बताया, मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर दूँगा, करेक्ट। तो ये मैंने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ड्रॉ कर दी विच इज़ डायरेक्टेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब यहाँ पर देखो, मैं एक और यहाँ पे साइड में भी एक और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर देता हूँ। वाई? क्योंकि मुझे यहाँ पे दो केसेस डिस्कस करने हैं और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको ध्यान से देखना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इक्विलिब्रियम में डाइपोल तभी रहेगा अगर वो अलाइंड रहेगा विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो ये जो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बना रखी है इसको मैं नाम भी दे देता हूँ कि दिस इज़ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ये भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं एक डाइपोल बना दूँगा। अब डाइपोल अगर अलाइंड है तो इक्विलिब्रियम में है, अब अलाइंड भी है तो इसके भी दो तरीके हो सकते हैं। कैसे दो तरीके हो सकता है कि आपका पॉजिटिव चार्ज जो है वो लेफ़्ट साइड में हो, नेगेटिव चार्ज जो है वो राइट साइड में, और इस तरीके से आपका डाइपोल अलाइंड हो, करेक्ट। ये एक तरीका हो गया इक्विलिब्रियम का। वहीं पे दूसरा तरीका हो सकता है कि लेफ़्ट में आपका नेगेटिव चार्ज हो और राइट में आपका पॉजिटिव चार्ज हो, तो ये आपका सेकेंड अरेंजमेंट हो सकता है जहाँ पर डाइपोल इक्विलिब्रियम में हो। अब इन दोनों ही केसेस में अगर आप देखो तो जो भी फोर्सेस इन दोनों चार्जेस पे लग रहे होंगे या इस डाइपोल पे नेट जो भी फोर्स लग रहा होगा वो ज़ीरो ही आएगा, और साथ ही साथ जो नेट टॉर्क आएगा वो भी ज़ीरो आएगा। क्यों ज़ीरो आएगा, ध्यान से देखना, क्योंकि अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड को लेफ़्ट से राइट अज्यूम कर रहा हूँ तो डेफिनेटली मैं लेफ्ट हैंड साइड को पॉजिटिव प्लेट कंसिडर कर सकता हूँ, राइट हैंड साइड को नेगेटिव प्लेट कंसिडर कर सकता हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, है ना। तो आप अज्यूम करने के लिए ऐसा समझ सकते हो कि यहाँ पर एक आपके पास पॉजिटिव प्लेट है इस तरीके से पूरी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से निकल रही है, और इस साइड में आपके पास एक नेगेटिव प्लेट है, राइट। ये आपका अजम्पशन हो सकता है, विजुअलाइज करने में आसान होगा, इसलिए मैं इस तरीके से बता रहा हूँ। अब क्या होगा, यहाँ पर देखो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स एक्ट करेगा दैट विल बी रिपल्सिव फोर्स, है ना, और नेगेटिव चार्ज पे जो एक्ट करेगा वो भी एक रिपल्सिव फोर्स होगा। अब दोनों ही फोर्सेस एग्जैक्टली एक दूसरे की तरफ डायरेक्टेड है और इस वजह से कैंसिल आउट होकर नेट फोर्स ज़ीरो हो जाएगा। साथ ही साथ सिंस इसके एक्सिस के साथ बिल्कुल ही एक्सिस के अलॉन्ग ही ये दोनों फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, इसलिए इस पर एक्ट करने वाला नेट टॉर्क भी ज़ीरो है ना। तो डेफिनेटली दिस इज़ अ केस जहाँ पर ये
जो डाइपोल है ये इक्विलिब्रियम में है। वहीं पर सेकंड केस में भी देखो तो वहाँ पे भी सेम चीज़ है। अगर मैं यहाँ पे भी पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट कंसिडर कर लूँ, है ना, मेरे अंडरस्टैंडिंग के लिए कि लेफ्ट हैंड साइड में सारी की सारी पॉजिटिव प्लेट है और राइट हैंड साइड में सारी की सारी नेगेटिव प्लेट है ना, एज इन वन नेगेटिवली चार्ज प्लेट। अब इसके ऊपर जो फोर्सेस एक्ट करेंगे वो देखो, पॉजिटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव चार्ज जो है पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा, जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा। यहाँ पर भी दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं विच इज़ अलोंग द एक्सिस ऑफ डाइपोल, और इसलिए इसके ऊपर कोई भी नेट टॉर्क नहीं आएगा। अब क्या ये दोनों इक्विलिब्रियम जो है मेरे पास में, दोनों जो मैंने सिनेरियोज बनाए हैं, क्या ये एक जैसे हैं, क्या ये सिमिलर हैं, ये हमको चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो समझने का ट्राई करते हैं कि क्या ये दोनों इक्विलिब्रियम एक जैसे हैं, अगर है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, है ना, और अगर ये सेम नहीं है तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसको समझने का ट्राई करते हैं। सबसे पहले लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये जो भी इक्विलिब्रियम बने हुए हैं ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। अब इसको चेक करने का बड़ा सिंपल सा तरीका, हम इसको क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देंगे इसके ओरिजिनल पोजीशन से, थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे, थोड़ा सा इसका ओरिएंटेशन चेंज करेंगे और देखेंगे कि अब ये किस डायरेक्शन में जाता है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले बिफोर आई डू दैट पर्टिकुलर डिस्टर्बेंस, उसके पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इसके डाइपोल का डायरेक्शन क्या है। डाइपोल का डायरेक्शन होता है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज, है ना। तो यहाँ पे नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज मतलब इस तरीके से मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट ये दोनों अलाइंड फिलहाल नहीं है, ये एग्जैक्टली एक दूसरे से 180 डिग्री पे है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट से राइट जा रही है और मेरा जो डाइपोल मोमेंट है वो राइट से लेफ्ट जा रहा है, सही है। सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड केस में ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन मेरी लेफ्ट से राइट जा रही है, लेकिन यहाँ पे डाइपोल मोमेंट जो है वो लेफ्ट से राइट में डायरेक्टेड है। तो यहाँ से एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि मेरा फर्स्ट जो काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम है वहाँ पर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट दोनों एक दूसरे के साथ 180 डिग्री पे है। वहीं पर सेकंड केस में जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट है ये दोनों एक दूसरे के साथ एग्जैक्टली अलाइंड है और इसलिए इन दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है, सही है। तो यहाँ पर 180 डिग्री फर्स्ट केस में मैं लिख देता हूँ कि एंगल बिटवीन पी एंड ई कितना है 180 डिग्री, और एंगल बिटवीन पी एंड ई सेकेंड केस में कितना है 0 डिग्री, सही है। अब दोनों के इक्विलिब्रियम का एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इस डाइपोल को थोड़ा सा डिस्टर्ब करूँगा। थोड़ा सा डिस्टर्ब करने से अब ये डाइपोल कुछ इस तरीके से दिखेगा, है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने इसके ओरिएंटेशन को थोड़ा सा चेंज किया। मैंने इसके जो इसका जो इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट था वहाँ से इसको थोड़ा सा मूव किया। तो जो मेरा नेगेटिव चार्ज है वो थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा और जो पॉजिटिव चार्ज है वो थोड़ा सा नीचे चला जाएगा, है ना। आप आइदर वे भी कर सकते हो, नेगेटिव चार्ज को थोड़ा सा नीचे ले जाओ, पॉजिटिव चार्ज को थोड़ा सा ऊपर ले जाओ, दैट वे ऑल्सो इट वर्क्स, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखो, अब ये डिस्टर्बेंस होने के बाद अब इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट करेगा वो कैसे एक्ट करेगा, इसको ध्यान से देखो। नेगेटिव जो चार्ज है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा, है ना। तो इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट करेगा वो इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। वहीं पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव प्लेट से रिपेल होगा और नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट करेगा वो कुछ इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। तो यहाँ पे जो फोर्स एफ एक्ट करेगा वो इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा और जो सेकंड वाला फोर्स है वो लेफ्ट टू राइट एक्ट कर रहा है, सही है। यहाँ पर देखो, अब ये जो दोनों फोर्सेस है ये अगेन भले ही इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, लेकिन अब ये एक्सिस के अलॉन्ग एक्ट नहीं कर रहे हैं और डेफिनेटली इसके ऊपर एक टॉर्क एक्ट होने वाला है। अब ये जो टॉर्क एक्ट होगा, ये टॉर्क की वजह से इसमें क्या आएगा, एक रोटेशन आएगा। और ये रोटेशन किस तरीके से होगा, ये रोटेशन इसको इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देगा, है ना। इसको मैं कोई और कलर से ड्रॉ कर देता हूँ सो दैट इसको विजुअलाइज करना आसान हो। लेट मी टेक लेट्स से पर्पल कलर। तो यहाँ पे देखो, ये इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डाइपोल जो है वो गोल घूम जाएगा। जैसे ही डाइपोल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गोल घूम जाएगा तो इससे मुझे क्या पता चला कि अगर मैं डाइपोल को थोड़ा सा डिस्टर्ब करता हूँ तो ये उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ जाता है इंस्टेड ऑफ कमिंग बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, और इसीलिए आई कैन क्लियरली से कि दिस इज़ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोला मैंने, ये वाला केस कैसा है, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का केस बन गया। क्यों बन गया अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का केस, क्योंकि ये जिस पोजीशन से, जो इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस किया गया, ये वापस उसी पोजीशन पर वापस नहीं आया। इंस्टेड ये जिस डायरेक्शन में मूव किया गया उसी डायरेक्शन में ये आगे बढ़ गया, है ना। तो अगर बहुत ही सिंपल सी चीज़ जो हम काफ़ी बार ये चीज़ ऑलरेडी देख चुके हैं कि अगर आप इक्विलिब्रियम से थोड़ा भी डिस्टर्ब करते हो किसी भी चीज़ को, जैसे इस केस में मैं डाइपोल को डिस्टर्ब कर रहा हूँ, अगर डाइपोल वापस अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आने का टेंड करता है तो डेफिनेटली दैट इक्विलिब्रियम इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। वहीं पर अगर वो अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से दूर भाग जाता है तो दैट इज़ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, सही है क्या। तो यहाँ पे एक चीज़ बड़ी क्लियर हो गई कि अगर आप
डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों को एक दूसरे से 180 डिग्री पे रखोगे, उस केस में जो आपको इक्विलिब्रियम मिलेगा दैट विल बी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सही है, तो इसमें ये चीज़ क्लियर हो गई। लेट्स लुक एट द सेकेंड केस। सेकेंड केस की बात करेंगे तो यहाँ पर सेकेंड केस में मैं वापस से डाइपोल को थोड़ा सा डिस्टर्ब करूँगा, है ना। वापस से डाइपोल को थोड़ा सा डिस्टर्ब करने से अब क्या होगा, अब जो मेरा नेगेटिव चार्ज है वो नीचे आ जाएगा और जो मेरा पॉजिटिव चार्ज है वो ऊपर चला जाएगा। अगेन लाइक आई सेड, यहाँ पर भी आप अदर वे राउंड भी कर सकते हो, नेगेटिव चार्ज को ऊपर लेके जाओ, पॉजिटिव चार्ज को नीचे लेके जाओ, आपका रिजल्ट चेंज नहीं होने वाला। अब इसके ऊपर जो फोर्सेस एक्ट करेंगे वो किस तरीके से एक्ट करेंगे। पॉजिटिव चार्ज अगेन इसका फोर्स जो है वो एक्ट करेगा टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट, एफ फोर्स, और जो नेगेटिव चार्ज है इट विल स्टिल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट, तो यहाँ पे भी एफ फोर्स इस तरीके से एक्ट करेगा। अब यहाँ पे देखो, अगर इस तरीके से जो यहाँ पे मैंने फोर्स के डायरेक्शन बनाई, इसकी वजह से क्या होगा, जो मेरा यहाँ पे नेट टॉर्क आएगा दैट विल बी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना। तो अब ये इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में था उसी डायरेक्शन में वापस आने का ट्राई करेगा, है ना। वापस पर्पल कलर से बना देता हूँ कि देखो ऊपर वाला जो फोर्स है, जो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स एक्ट कर रहा है वो टुवर्ड्स राइट जा रहा है, जो नीचे वाले नेगेटिव चार्ज पे फोर्स है वो टुवर्ड्स लेफ्ट जा रहा है। तो इस वजह से एक क्लॉकवाइज रोटेशन टेंडेंसी आएगी, जिसकी वजह से ये डाइपोल जो है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाएगा। और जैसे ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा, इससे ये चीज़ बड़ी क्लियर हो गई कि डाइपोल को जिस पोजीशन से डिस्टर्ब किया गया था ये वापस उसी पोजीशन के डायरेक्शन में आएगा और उसी पोजीशन पे आकर फिर से इक्विलिब्रियम अपना अटेन कर लेगा। एंड दैट इज़ द रीज़न कि इस टाइप ऑफ ये जो टाइप का इक्विलिब्रियम बनेगा दैट विल बी अ स्टेबल इक्विलिब्रियम, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, दिस विल बी अ स्टेबल इक्विलिब्रियम, करेक्ट। सो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। हमने किया क्या है, हमने सबसे पहले जो मेरा डाइपोल मोमेंट है उसका डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखा। दो केसेस में मेरा डाइपोल इक्विलिब्रियम में हो सकता है, आइदर जब मेरा डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे के साथ 180 डिग्री पे हो, या सेकंड केस जब दोनों एक दूसरे से 0 डिग्री पे हो, है ना। क्यों, क्योंकि अगेन आप देखो तो टॉर्क का इक्वेशन होता है PE sin थीटा, sin 0 भी 0 देगा आपको और sin 180 भी आपको 0 देगा, करेक्ट है क्या। तो यहाँ पे नेट टॉर्क 0 कब आएगा, जब कभी आपका डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के साथ आइदर 0 डिग्री पर है या 180 डिग्री पर है। मैंने सबसे पहले 180 डिग्री वाले सिचुएशन को एनालाइज़ किया। मैंने देखा कि अगर मैं डाइपोल को उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा भी डिस्टर्ब करता हूँ तो इसके ऊपर जो नेट टॉर्क अब एक्ट करने लगेगा वो इसको उसी फर्दर डायरेक्शन में मूव करवाएगा इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग इट बैक टू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, एंड दैट इज़ द रीज़न दिस बिकम्स अ केस ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। वहीं पर सेकेंड केस में क्या हो रहा है कि अगर मैं अपने डाइपोल को थोड़ा सा डिस्टर्ब करता हूँ तो वो वापस से बिकॉज ऑफ द नेट टॉर्क एक्टिंग वो वापस से अपने इनिशियल पोजीशन पर आने का ट्राई करता है, इनिशियल इक्विलिब्रियम को अटेन करने का ट्राई करता है, एंड दैट इज़ द रीज़न कि यहाँ पर जो मेरा इक्विलिब्रियम बनेगा दैट विल बी स्टेबल इक्विलिब्रियम। सही है। सो आई होप ये दोनों केसेस आपको समझ में आएंगे। एक और छोटी सी चीज़, अगर आप एक छोटी सी बॉटम लाइन समझ लो या उसको याद कर लो तो वहाँ से सारी चीज़ें आपको इतना एनालाइज करने की बजाय डायरेक्टली क्लिक हो जाएगी। और वो क्या चीज़ है, ध्यान से देखना। मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ जिसको आप चाहो तो NSQLL के अंडर मेंशन कर सकते हो। यहाँ पर मैं आपको एक NSQLL दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मैं बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या बोला मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज ट्राइज टू अलाइन द डाइपोल into its own direction। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या चीज़ सीखने मिली कि जब कभी आपके पास कोई भी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ट्राई करेगी कि वो डाइपोल उसके साथ अलाइन हो जाए, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल का डायरेक्शन सेम हो जाए। देखो अब ये चीज़ समझ में आने से आपको ये चीज़ बड़ी क्लियर हो जाएगी कि पहले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ़्ट से राइट थी, डाइपोल मोमेंट आपका राइट से लेफ़्ट था। तो जैसे आपने ये वाला जो इक्विलिब्रियम है ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, भले इसके ऊपर कोई नेट टॉर्क एक्ट नहीं कर रहा है इस वजह से वो इक्विलिब्रियम में है, लेकिन इस स्टेट में डाइपोल अपने आप को रखना नहीं चाहता या इलेक्ट्रिक फील्ड उसको इसी स्टेट में रहना नहीं देना चाहती, और इसीलिए जैसे आप उस डाइपोल को थोड़ा सा मूव करते हो वो उसको फर्दर आगे मूव करवा कर 180 डिग्री पूरा शिफ्ट करवा के अब उसको
अपने डायरेक्शन में अलाइन करवाएगा, मतलब इट विल टर्न पूरा 180 डिग्री इन सच अ वे दैट अब मेरा जो डायपोल मोमेंट है वो पूरा घूम के वापस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अलाइन हो जाए। वहीं पर सेकंड केस में जहाँ आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट ऑलरेडी एक दूसरे के साथ अलाइंड है, वहाँ पर अगर आप उसको थोड़ा भी डिस्टर्ब करो तो ये वापस अपने पोजीशन पर आ जाएगा, बिकॉज दैट बिकम्स द केस ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। सही है। सो आई होप यहाँ पे जो मैंने चीज़ आपको बताई है आपको समझ में आई होगी। एट द सेम टाइम यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट जो यहाँ से रिलेटेड यहाँ से निकल के आएगा, वो क्या कि जब कभी हमारे पास एक इक्विलिब्रियम वाला सिचुएशन है और हम कोई भी चार्ज हो या डायपोल हो उसको उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से मूव करते हैं तो यहाँ पर एक SHM परफॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है ना, जो कि हमने प्रीवियस कुछ कॉन्सेप्ट्स में भी देखा हुआ है। तो यहाँ पर जब मैं इस इक्विलिब्रियम वाले पोजीशन में डायपोल को थोड़ा सा भी डिस्टर्ब करता हूँ या मूव करता हूँ तो उसके वजह से ये भी एक SHM परफॉर्म करेगा, और उसका टाइम पीरियड क्या होगा ये मैं फाइंड आउट करना मेरा नेक्स्ट टारगेट है। सो लेट्स मूव अहेड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि SHM कैसे डायपोल परफॉर्म करेगा और उसका टाइम पीरियड कितना होगा। करेक्ट है। चलो तो यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान से देखो, मैं एक और सिनारियो फटाफट से यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। लेट्स से यहाँ पर मेरा पॉजिटिव चार्ज है और लेट्स से यहाँ पर मेरा नेगेटिव चार्ज है। करेक्ट। मैं एक स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस बनाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे जो मेरा डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है वो नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन में डायरेक्टेड होगा कुछ इस तरीके से। नाउ मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को लेफ़्ट से राइट में ही ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है। तो ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। तो बेसिकली मैं एक स्टेबल इक्विलिब्रियम में इस डायपोल को रख रहा हूँ। ये आपको कैसे पता चलेगा सर कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है? क्योंकि यहाँ से देख के समझ में आ रहा है कि जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी लेफ़्ट से राइट डायरेक्टेड है और जो मेरा डायपोल है वो भी उसी डायरेक्शन में डायरेक्टेड था। अभी मैंने सिर्फ इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब किया है अपने ओरिजिनल पोजीशन से बाय एंगल थीटा। करेक्ट। चलो तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को ई बोल दूँगा। यहाँ पे मैंने डायपोल मोमेंट ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया है और थीटा एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल के बीच का है, ये भी मैंने यहाँ पे शो कर दिया है। नाउ एक छोटी सी चीज़ ध्यान से देखना, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि टॉर्क का एक्सप्रेशन क्या होता है। टॉर्क का एक्सप्रेशन होता है PE sin थीटा। करेक्ट। PE sin थीटा क्या है? टॉर्क का डायरेक्शन, टॉर्क का मैग्नीट्यूड है। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी चीज़, आप इसको अगर वेक्टर फॉर्म में समझने का ट्राई करो तो आपको एक छोटी सी चीज़ यहाँ पे ऑब्जर्व कर पाओगे आप। वो क्या है, इसको ध्यान से देखना। जब मैं PE sin थीटा लिख रहा हूँ मतलब दैट इज़ ऑल्सो इक्विवेलेंट टू P क्रॉस E। सही है। P क्रॉस E का डायरेक्शन इस केस में बताओ कि क्या होगा। P क्रॉस E करने से मुझे क्या मिलेगा, P ऊपर जा रहा है, E हॉरिजॉन्टली जा रहा है। P क्रॉस E करने से मेरा जो डायरेक्शन आएगा किस चीज़ का, P क्रॉस E का डायरेक्शन जो आएगा वो किधर आएगा, दैट विल कम इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। सही है। तो इसके ऊपर जो भी टॉर्क एक्ट करे, इसके ऊपर जो भी टॉर्क एक्ट करने वाला है उसका डायरेक्शन किस डायरेक्शन में आएगा, ऑन द साइड में आएगा। वहीं पर अगर मैं इसके ऊपर ये जो मैंने इसके ऊपर टॉर्क एक्ट करवाया है या जो इसको मैंने मूव करवाया है उस टॉर्क का डायरेक्शन कितना होगा, यहाँ पे देखो वो जब इसके ऊपर एक जो मैंने टॉर्क लगाया था उस केस में मैंने इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया था, और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना मतलब टॉर्क का डायरेक्शन बाहर है। तो बेसिकली जो टॉर्क मैंने अप्लाई किया है और जो उसके ऊपर एक रीस्टोरिंग टॉर्क आएगा, ये दोनों टॉर्क एक दूसरे के साथ ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे और इसलिए भी यहाँ पर लग जाएगा एक माइनस साइन, है ना। तो बेसिकली एक चीज़ समझने वाली ये है यहाँ पर कि टॉर्क और रीस्टोरिंग टॉर्क ये दोनों एक दूसरे के साथ ऑपोजिट डायरेक्शन में डायरेक्टेड है, और इसलिए मैं टॉर्क को PE sin थीटा ना लिखते हुए टॉर्क को इस केस में मैं माइनस PE sin थीटा लिखूंगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ ऑपोजिट है इन डायरेक्शन। सही है। ओके। नाउ यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, फॉर स्मॉल एंगल। फॉर स्मॉल एंगल, छोटे एंगल्स के लिए क्या होता है हमको पता है, साइन थीटा जो है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा हो जाता है। करेक्ट। तो साइन थीटा अगर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा है तो आई कैन राइट टॉर्क इज इक्वल्स टू माइनस PE थीटा। ठीक है। एंड आई कैन कंपेयर दिस, ये जैसे ही मेरा टॉर्क का एक्सप्रेशन बन गया आई कैन कंपेयर दिस टू टाउ इज इक्वल्स टू माइनस K थीटा, है ना। एंड दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम वाला केस जहाँ पर रोटेशनल SHM परफॉर्म हो रहा है ना। तो ये मेरा रोटेशनल, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रोटेशनल SHM का स्टैंडर्ड इक्वेशन है माइनस K थीटा, और यहाँ पे मुझे जो टॉर्क मिला है वो कितना मिला है, माइनस PE थीटा। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ तो यहाँ से आई कैन राइट कि यहाँ पे K की वैल्यू कितनी हो जाएगी, P इंटू E, है ना। तो इस केस में जो मेरा एक रोटेशनल SHM परफॉर्म होने वाला है, जैसे ही मैं इक्विलिब्रियम में रखे हुए डायपोल को थोड़ा सा डिस्टर्ब करता हूँ तो वो एक SHM परफॉर्म करेगा, और ये जो SHM परफॉर्म होने वाला है रोटेशनल SHM, उस केस में जो मेरा K आने वाला है विच इज़ द स्प्रिंग कांस्टेंट दैट कम्स आउट टू बी P इंटू E,
है ना। एंड जैसे मुझे के की वैल्यू मिल गई, अब मेरे लिए टाइम पीरियड निकालना बड़ा आसान, क्योंकि मुझे टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन पता है कितना होता है, 2π√i/k। तो सबसे पहले अब आई की वैल्यू भी निकालने का ट्राई करेंगे, है ना। तो आई कैसे निकलेगा, ये देखो, ये अगर मैं इसके सेंटर पॉइंट से एक डायरेक्शन में, एक साइड में इसकी लेंथ l लूँ और दूसरे साइड में भी इसकी लेंथ l लूँ, तो यहाँ से व्हाट आई विल गेट द वैल्यू ऑफ आई एस, ये दोनों चार्जेस जो है इनके मासेस को m और m मान लेते हैं, करेक्ट। तो मुझे मिलेगा 2π√, अब आई का एक्सप्रेशन क्या होगा, m इंटू आर का स्क्वायर, ठीक है। तो मास कितना है चार्ज का, m है, और वो सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है, l डिस्टेंस पे है, तो मैं लिख सकता हूँ ml², करेक्ट है। ml² मैंने लिख दिया, लेकिन ये ml² एक चार्ज का हुआ, दूसरे चार्ज का फिर से ml² आएगा, तो आई कैन राइट इट एज 2ml², और नीचे जो k है उसकी जगह आई कैन राइट p इंटू ई, करेक्ट। तो ये बन गया मेरा टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन, विच कैन बी कॉल्ड एज 2π√2ml² डिवाइडेड बाई p इंटू ई। अगर आप चाहो तो इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो, कैसे, यहाँ पे आप 2ml² एज इट इज़ लिखोगे, नीचे जो p है, p की जगह आप क्या लिख सकते हो, p इज़ नथिंग बट 2ql, और यहाँ पर e आ जाएगा, 2 से 2 को आप ख़त्म करो, तो आपका एक और एक्सप्रेशन जो टाइम पीरियड का बन जाएगा वो बनेगा 2π√ml² डिवाइडेड बाई qle, सही है। एंड दिस विल गिव यू द टाइम पीरियड ऑफ SHM दैट द डाइपोल विल परफॉर्म, सही है। सो आई होप आज के वीडियो में डिस्कस किया गया डाइपोल के इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। आपको ये भी समझ में आया होगा कि कब ये जो इक्विलिब्रियम है वो स्टेबल होगा और कब अनस्टेबल होगा, और साथ ही साथ ये जो डाइपोल एक रोटेशनल SHM परफॉर्म करेगा उसका टाइम पीरियड कितना आएगा। अगर वीडियो यहाँ तक देखा और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक बार लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ, टेक केयर, बाय बाय।